सभी बच्चों को आवाज आ रही है? एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलो दोस्तों, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको ओएमआर शीट भी फिल करना है और सभी 30 क्वेश्चन को मेरे साथ में सोल्व करना है। आज हमने थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं, तो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? जेट फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेट विमान में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे क्या पूछा है? जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी मेरे साथ में जुड़े हैं पवन पाटीदार जी, जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद दोस्त, अपने दोस्तों को भी जोड़िए फटाफट और हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अब। जेट विमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? गति के तीसरे नियम पे, रेखीय संवेग पे, प्रणोद पे, यह सभी पे। अब बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास में। गति के तीसरे नियम पे, रेखीय संवेग पे, प्रणोद पे, यह सभी पे। बताइए। अब देख लेते हैं। देखो आपके सामने एक चित्र भी है। ये क्या है? जेट इंजन का चित्र है। अब मैं यहाँ पे आपको सब बता देता हूँ। इस टाइप से क्या जेट इंजन रहते हैं और उसमें यहाँ से गैस का प्रेशर लगता है, तो गैस का जो प्रेशर लगेगा वो हो गया क्रियाबल। क्या हो गया? क्रियाबल। अब वायुमंडल द्वारा प्रतिक्रिया बल लगता है, तो ये कौन सा नियम हो गया? तीसरा नियम। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गैस द्वारा जो है नीचे क्रिया हुई है और वायुमंडल द्वारा प्रतिक्रिया हुई है, तो पहला ये सही हो गया। दूसरा, रेखीय संवेग, इसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद मतलब प्रेशर। प्रणोद, यहाँ से एक बहुत तेजी से प्रेशर निकलेगा। क्या निकलेगा? बहुत तेजी से, तो ये भी सही हो गया। तो यह इसके लिए आएगा यह सभी। क्लियर हुआ? इसका आएगा डी। गति का तीसरा नियम भी हो गया, रेखीय संवेग भी हो गया, प्रणोद भी हो गया। बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही बताया है, इनके लिए स्वागत है सभी का। घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा सदैव होती है। घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा सदैव होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, दूरी पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है घूमते हुए उपग्रह। चलो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये मान लो पृथ्वी है और ये मान लो सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट उसके वजन पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करेगा, केवल किस पे निर्भर करेगा? एक घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है। क्या पूछा? गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा केवल निर्भर करेगी उसकी दूरी पे। जैसे मान लो अभी यहाँ पे है, इस दूरी पे है, अब मैं इसको इस दूरी पे लगा देता हूं, तो क्या होगा? जितना पास में रहेगा पृथ्वी से उतना तेज घूमेगा, जितना नजदीक रहेगा उतना तेज घूमेगा। ठीक है? तो पृथ्वी का सबसे जो नजदीक रहता है उपग्रह, वो 84 मिनट में अपनी परिक्रमा कर लेता है। कितने मिनट में? 84 मिनट में। और जो अधिकतम दूरी है वो 36,000 है, 36,000 किलोमीटर की। और ये जो दूरी है ये 400 मीटर की है। 400 मीटर पे 84 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। 36,000 किलोमीटर पे रहेगा तो 24 घंटे में करेगा। कितने घंटे में? 24 घंटे में। यहाँ पे देख लीजिए, ऋणात्मक भी गलत, धनात्मक भी गलत, वेग पर भी निर्भर, ये आ गया दूरी पर निर्भर। जितनी ज्यादा दूरी रहेगी वेग उतना, गतिज ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। जितना नजदीक रहेगा गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखेंगे, एरिनाइट बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। एरिनाइट बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन, पारा, एल्कोहल, पानी, कोई द्रव्य नहीं। जल्दी से बताइए मुझे। आशीष जी जुड़े हैं, एक क्या है, जय भवानी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। एरिनाइट बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, पारा, एल्कोहल, पानी, कोई द्रव्य नहीं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक तरह का घड़ी जैसी चीजें हैं। ये क्या? बैरोमीटर है। बैरोमीटर के कई प्रकार होते हैं और बैरोमीटर क्या उपयोग आता है? वायुमंडल का दाब नापने के लिए।
तो कई प्रकार के बेरोमीटर आते हैं, उसमें से एक क्या है, एरिनाइड। एरिनाइड में अपन पारे का भी उपयोग नहीं करेंगे, एल्कोहल का भी नहीं करेंगे, पानी का भी नहीं करेंगे, कोई द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे। हम किसका उपयोग करेंगे, केवल धातु का। तो तांबे का तार रहता है, क्या रहता है, तांबे का तार, एरिनाइड बेरोमीटर। यदि पारा बेरोमीटर बोले तो उसमें पारे का उपयोग होगा, यहाँ पे इसमें क्या बोला, एरिनाइड बोला है। किसका उपयोग हो रहा है, धातु का। आप देख लीजिए, ये बेरोमीटर है, ये प्रेशर नापता है वायुमंडल, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका क्या आया, कोई द्रव्य नहीं। अगला देखेंगे, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या माइक में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, आ रही है आवाज। बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, गर्मियों में बढ़ता है, सर्दियों में घटता है। अब देख लेते हैं, जैसे मान लो ये रूम है, यहाँ पे पंखा है, आपने ये पंखा कमरा अभी क्या है, बंद है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से वातावरण से हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। जब हवा का आदान प्रदान होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कमरा क्या बोला है, बंद, बंद कमरे में ताप बढ़ेगा, आ जाएगा ए वाला आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है, ठीक है, जय भवानी जी बता रहे हैं ए बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे, पर्वतों पर बर्फ पहले पिघलती है, पर्वतों पर बर्फ पहले पिघलती है, तो अब इसका क्या है, चोटी पर, तल पर, दोनों ढलानों पर, किसी एक ढलान पर। अभी देख लेते हैं, ये क्या है, चोटी है, तो आप सबको मालूम है पृथ्वी से जितने ऊपर जाएंगे उतना ताप क्या होगा, घटेगा, ताप क्या होगा, घटेगा। तो चोटी पे तो ताप कम रहेगा, जैसे ही अपन तल में आएंगे ताप बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ देखो, चोटी सबसे ऊपर की बात है, तल सबसे नीचे की बात है, ढलान उससे ऊपर की बात है, तो क्या आएगा इसका, तल पे। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं ठंडा हो जाता है, क्योंकि हिमालय पे देखो बर्फ है, क्यों है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, तो वो बर्फ में बदल जाता है पहाड़। यहाँ पे आया तल। अब देखेंगे अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है और नहीं दी जाती है क्या कहलाती है। अब क्या कर रहे हैं, ना तो निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं ना निकाल रहे हैं, तो अब क्या होगा, देख लेते हैं प्रश्न। वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है न दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापीय, ऊष्मागतीय, एंट्रोपी। जल्दी बताइए, नीतीश जी बता रहे हैं बी, मनोज जी बता रहे हैं बी, मनोज जी बता रहे हैं ए, रोहित सोलंकी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं रोहित सोलंकी, तल की, तो वो पहले वाले का था, है ना। चल देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है न दी जाती है, वो क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है न दी जाती है, कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार किया जाता है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या करेगी, आदर्श गैस में समतापीय प्रसार किया जाता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं इसमें बढ़ेगी नहीं, ये गलत हो गया, कम भी नहीं होगी, समान भी रहेगी, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आदर्श गैस बोला है, गैस नहीं बोला है, आदर्श गैस बोला है। आदर्श गैस वो है जो चार्ल्स बायल के नियम का पालन करती है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आदर्श गैस आ गई, कभी गैस होता तो पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आदर्श गैस, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अगला प्रश्न लेंगे जो फिजिक्स का ही है, डेसिबल होता है, डेसिबल होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, संगीत वाद्य यंत्र, संगीत स्वर, ध्वनि के स्तर की माप, शोर की तरंग देती है। जल्दी बताइए, मनोज जी बता रहे हैं डी, नितेश जी बता रहे हैं सी, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। संगीत का वाद्य यंत्र तो नहीं है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। संगीत का स्वर है क्या, बिल्कुल गलत।
संगीत की ध्वनि का स्तर माप रहे हैं क्या? हाँ, इससे हम वो ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या नापते हैं? ध्वनि प्रदूषण। जैसे हम 80 डीबी की बात करें, इससे ऊपर का जो ध्वनि होगी वो हमारे लिए प्रदूषण होगी, ठीक है। इससे कम की जो रहेगी वो हम सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ध्वनि के स्तर की माप है, ठीक है। तो इसका क्या आया? सी। क्लियर हुआ? बहुत सारे बच्चे ने सही बताया, मैक्सिमम ने, ठीक है। ये स्केल है, डेसिमल स्केल, इस पे नापते हैं, ठीक है। देखो मॉडरेट क्या बताया है? पिच 75 तक, 80 से ले जाके 90 तक हो गया वेरी लाउड, उसके बाद में एक्सट्रीमली लाउड, ठीक है। और पेनफुल कब होता है? 120 के ऊपर आपके कान का पर्दा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो परेशानी आएगी। एक अवतल दर्पण में सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। एक अवतल दर्पण में सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता। वास्तविक सीधा, वा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और सीधा, 4 ऑप्शन है। जल्दी बताइए। मनोज जी बता रहे हैं, भवानी जी, आर्मी लवर जी, बहुत सारे कमांडो जुड़े हैं। ये एक अवतल दर्पण दे रखा है, इसमें पालिश कहाँ पे? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ पालिश है, इसके लिए अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे ये जो है ये फोकस है, ये फोकस है, और ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे आपको बोला अवतल दर्पण में सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब नहीं होता, वास्तविक और सीधा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? वास्तविक और सीधा। इसका आंसर क्या आया? टी, वास्तविक और सीधा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर का पूछा है कि भारी पानी का उपयोग क्यों होता है। अब देखते हैं। विलायक, उत्प्रेरक, ईंधन, विमंदक। सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं क्या चीजें हैं ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है सबको? देखिए, इसमें क्या होता है? यूरेनियम की रोड यूज करते हैं। किसकी रोड यूज करते हैं? यूरेनियम की। यूरेनियम से हम बिजली पैदा करने के लिए परमाणु भट्टी में हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं? परमाणु विखंडन करवाते हैं। क्या कराया हमने? परमाणु विखंडन। किसका कराया? यूरेनियम का। अब जब ये परमाणु विखंडन होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। अब वो ऊर्जा देखो, जो ऊर्जा निकली है वो पानी को गर्म करेगी। किसको गर्म करेगी? पानी को गर्म करेगी। अब वो पानी से क्या बनेगी? भाप बनेगी। क्या बनेगी? भाप। वो भाप यहाँ से जाएगी और इस टरबाइन को घुमाएगी, यह टरबाइन को घुमाएगी। इससे क्या पैदा होगी? बिजली। जब टरबाइन घूमेगा तो उसे डायनामो घूमेगा। डायनामो घूमने से क्या पैदा होगी? बिजली। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, के लिए परमाणु भट्टी से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ में। रोहित जी भी बताया, उन्होंने क्या बताया? विमंदक। बिल्कुल सही है। क्या क्या आएगा? विमंदक। मैं पूछा है भारी जल का, तो अब इसमें ईंधन की बात हो गई, तो ईंधन क्या हो गया? यूरेनियम। और भारी जल क्या हो गया? विमंदक। यहाँ पे मंदक भी लिख सकते हैं। यहाँ वैसे आपको विमंदक लिखा है, लेकिन इसको मंदक भी लिख सकते हैं, किया हुआ, ठीक। भारी जल ये काम करेगा, इसमें बोरोन की छड़ भी लगती है। कौन सी छड़? बोरोन की छड़, वो भी नियंत्रित करती है। अगला, अभी हमारा जो नया पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है, तो अभी इसको देख लेते हैं। किसी परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अब देख लेते हैं। परमाणु भार पे, परमाणु क्रमांक पे, समस्थानिकों पे, बंधन ऊर्जा पे। तो मैं चारों को एक एक करके आपको समझा देता हूं। जरा देखिए इसमें परमाणु भार किसको बोलेंगे? परमाणु भार बोलेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? परमाणु भार। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व विभिन्न विभिन्न भार में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 है।
इनमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक तो एक ही है, देखो सभी में परमाणु क्रमांक क्या है, एक, लेकिन परमाणु बाहर क्या है, अलग अलग है। तो ये समस्थानिक एक ही तत्व होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हैं, तो वेट अलग अलग होता है। ये किस पे निर्भर करेगा, प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक पे। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11। तो अब हम देख लेते हैं कार्बन, कार्बन का क्या है, 6। तो उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है, बाहर पे निर्भर नहीं करेगा। अगला देखते हैं, कैथोड किरणें किसकी बनी होती है। कैथोड किरणों की बात हो रही है, किसकी बनी होती है, जल्दी बताइए। प्रोटॉन, प्रोजेस्टर्न, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरणें बनी होती है प्रोटॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताइए। रोहित जी बता रहे हैं बी, हितेश जी बता रहे हैं डी, जल्दी बताइए। लक्ष्मण शर्मा जी बता रहे हैं ए, कैथोड किरणें बनी होती है। लालू राम जी बता रहे हैं ए, जय भवानी जी बता रहे हैं बी। इसका राइट आंसर आएगा, कैथोड किरणों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उस पर चार्ज देखो पहले क्या है, माइनस चार्ज है कि नहीं, और माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ देखो माइनस चार्ज है, एनोड पे क्या है, प्लस चार्ज है। ये हमेशा क्या होगा, एनोड जो बनेगा वो प्रोटॉन का बनेगा, कैथोड जो बनेगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया निकल के, इलेक्ट्रॉन। अब वही आंसर क्वेश्चन वापस आ गया। एनोड किरण मुख्यतः बनी होती है, पहले कैथोड पूछ लिया, अब क्या पूछ रहा है, एनोड बना होता है। तो एनोड किसका बनेगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का। जल्दी बताइए, अब तो आपके सामने आंसर है, जल्दी फटाफट। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। आर्मी लवर जी डी बता रहे थे पिछले वाले का। जय भवानी जी बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही। ये देखो प्लस का निशान एनोड पे, जिस पे प्लस का निशान हो वो क्या होता है, प्रोटॉन। एनोड आया इसका। ठीक है, अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ। जो ऋणायन होते हैं वो कैथोड के बने होते हैं, जो धनायन होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटॉन के। हाइड्रोजन किससे सीधी क्रिया नहीं करता, हाइड्रोजन किससे सीधी क्रिया नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ठीक है, या फिर Cu, कॉपर। बताइए किससे नहीं करेगा, सोडियम से तो कर लेगा, जैसे NaOH, ये हाइड्रोजन से तो इसने कर ली क्रिया है ना, इससे भी कर ली, इससे नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा, Cu से। क्या आंसर आएगा, Cu से, इससे भी कर लेगा। का क्या आंसर आएगा, Cu, कॉपर। आर्गन की खोज की, आर्गन की खोज की किसने की, ऑर्गन की खोज किसने की, रेमजे, रेले, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी। परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड। ठीक है, रेले ने गैस के नियम दे दिए, और रेमजे जो है इसने आर्गन की खोज करी। इसकी खोज करी, आर्गन की। और आर्गन कैसी गैस है, जल्दी बताइए। आर्गन एक जो गैस है वो अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस। और ये अक्रिय गैस है, इसका उपयोग जो होता है वो बल्ब बनाने में होता है। ये जो विद्युत के बल्ब होते हैं इसमें हम आर्गन गैस भरते हैं, दबाव के हिसाब से। निम्न में से जो दुर्बल गैस, दुर्लभ गैस वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है, वायु में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछ। अब बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कौन सी गैस वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो हम देख लेते हैं वायुमंडल में पहले क्या क्या है। 78% नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद में 21% ऑक्सीजन। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आएगा आर्गन, कितने परसेंट, 0.94%, 0.94% आर्गन हो गया। फिर उसके बाद में आएगा CO2, कितना हो गया, 0.03%। आपको पहला ऑप्शन मिल गया,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो यहाँ पे ऑर्गन है क्या? है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। क्या गया? आर्गन। वह निम्न में से दुर्लभ वायु गैस जो वायु में पाई जाती है, ये क्या है? अक्रिय गैस है। ये आपको केवल वायुमंडल में मिलेगी। अब आपसे पूछेंगे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, तो आपको जवाब देना है रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। आर्गन तो पाई जाती है। अब रेडॉन कब निकलती है? भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है, धरती से मुक्त होती है? उसका नाम आया रेडॉन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है, जल्दी बताइए। पैरा एसएफ कमांडो भी जुड़े हैं मेरे साथ में, हेमंत पटेल, संदीप जी जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज जुड़े हैं लाइव में। जल की मोलरता होती है 55.6, 50, 100, 18। 55.6 बता रहे हैं नीतीश पटेल जी। ईश्वर जी बोल रहे हैं जय हिंद, जय हिंद। लक्ष्मण शर्मा भी बता रहे हैं, देसी चौधरी जी बता रहे हैं सी। ठीक है, अभी इसका देख लेते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है 18। कितनी होती है? 18। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही, 18। अगला देखते हैं। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होगी? ठीक है, आपसे बता। अब बिजली कैसे पैदा होती है, पहले इसकी स्टोरी सुन लो। दो बादल जब पास में आते हैं तो उनमें अलग अलग आवेश रहते हैं। कैसे आवेश रहते हैं? अलग अलग, धनायन और ऋणायन। जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या पैदा होती है? बिजली। दो बादल के टकराने पे क्या पैदा होती है? बिजली। अब ये बोल रहे हैं बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होगी, जल्दी बताइए। कमलेश जी बता रहे हैं ए, नीतीश जी बता रहे हैं ए, ईश्वर जी ने सी बताया है, शायद ये पहले वाले का होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। बिजली गिरते समय वो गैस जो बाहर निकलती है उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ नाइट्रिक लिखा है लेकिन इसको नाइट्रिक पढ़ना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन जीवनदायिनी, क्लोरीन पानी को शुद्ध करने में कौन सी गैस यूज करते हैं? क्लोरीन गैस यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसे दिखते हैं? जैसे मान लो ये लाल रिबन है, ये क्या है? लाल रिबन। अब एक ये हरे कलर का बल्ब है, हरे कलर में आप लाल रंग के रिबन देख रहे हो तो कैसी दिखेगी? काली, हरी, केसरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लाल कलर का क्या है? रिबन है, और रंग कैसा है? हरा बल्ब है, इसका रोशनी क्या है? हरी। अब उसमें कैसा दिखेगा? कमलेश जी बता रहे हैं ब्लैक, पेरा ये सब कमांडो बता रहे हैं सी, लक्ष्मण जी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा ए, काला। कि कोई भी रेड चीज को हरे कलर के लाइट में देखोगे तो कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। ठीक है, हरे कलर में देखोगे रेड चीज को तो कैसी दिखेगी? काली, चाहे वो रिबन हो या फिर कोई पेपर हो। ठीक, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम कह सकते हैं, बैटरी द्वारा जो विद्युत धारा हम देते हैं उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती, मतलब एसी। उच्च विद्युत धारा यानी हाई वोल्टेज, निम्न विद्युत धारा मतलब लो वोल्टेज, और फोर्थ है डिस्ट धारा मतलब डीसी। ठीक है, बैटरी द्वारा कौन सी मिलती है? कमलेश जी बता रहे हैं डी, नितेश जी बता रहे हैं डी, के राजपूत जी बता रहे हैं ए। तो मान लो ये बैटरी है, इस बैटरी पे लिखा भी तो रहता है 5 वोल्ट डीसी, लिखा रहता है ना मोबाइल की बैटरी पे। तो बैटरी से हमेशा कौन सी मिलेगी? डीसी मिलेगी। डीसी मतलब डिस्ट धारा, डिस्ट धारा मिलेगी। अब डिस्ट धारा क्या होती है? जो समय के साथ में अपनी दिशा नहीं बदलती है, उस धारा को कैसा बोलते हैं? डिस्ट धारा। मतलब समय के साथ में दिशा नहीं बदलेगी। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी? समय के साथ में अपनी दिशा बदलेगी। ये कौन सी धारा हो गई? एसी। और ये कौन सी धारा हो गई? डीसी। इस समय के साथ में इसका हर्ट्ज कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तब ये 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, एक सेकेंड में 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, इस टाइप से इसका फ्लो होता है। 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, 50 बार ऊपर नीचे। तो इसको कौन सी धारा बोलेंगे? एसी। डीसी को बोलेंगे डायरेक्ट। क्लियर हुआ? अब यहाँ से बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, अब हम इसको देख लेते हैं।
वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब देखते हैं, कुल, गण, जाति, जीनस। जीनस मतलब वंश, स्पीसीज मतलब जाति। कुल, गण, जाति, जीनस। बताइए जल्दी से। संदीप सूर्या जी बता रहे हैं ए, कमलेश जी बता रहे हैं डी, पर्व क्या है, सुभाष यादव जी बता रहे हैं डी, नितेश पटेल जी बता रहे हैं डी। चलो अभी देख लेते हैं। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण वो चीज है जिसके माध्यम से हम जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्गीकरण में हम नाम भी देते हैं जीवों को। जीवों का नाम दो भागों में बटा होता है। जैसे किसी का नाम होता है, उसके पीछे क्या होती है, उसकी सरनेम। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति की एक सरनेम होती है, नाम भी होता है। उसी प्रकार जीवों का भी दो अक्षरों का नाम होता है। दो अक्षरों का नाम होता है। पहले में आएगा वंश, दूसरे में आएगा जाति। पहले में क्या आ गया, वंश। जैसे मानव का नाम है क्या, होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया, वंश। जाति क्या हो गई, सेपियंस। मानव का नाम हो गया होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, उसका वंश, और हो गया जाति उसकी। तो अब इसमें से क्या हो गया कि जाति छोटी रहती है, वंश बड़ा रहता है। आप सबको मालूम है जाति क्या होती है, छोटी। का आंसर आएगा जाति, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। कुल तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे वंश मिलके क्या बनाएंगे, कुल बनाएंगे। गण, गण और बड़ा हो गया। अब जीनस, जीनस जाति से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आया, जाति, यानी स्पीसीज। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, इसका जो वर्गीकरण का पिता है किसको बोलते हैं? वर्गीकरण का पिता है कैरोलेस लिनियस। क्या नाम है, कैरोलेस लिनियस। नींबू का कैंकर रोग होता है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, निमेटोड्स। कवक, जीवाणु, विषाणु, निमेटोड्स। जल्दी बताइए। कवक का, तब नींबू का कैंकर रोग होता है। नींबू में क्या होता है कि धब्बे लग जाते हैं छोटे छोटे, कैंकर रोग में एक भूरे कलर के धब्बे लग जाते हैं, वो पूछ रहे हैं। तो कवक, जीवाणु, विषाणु, निमेटोड्स। का आंसर आएगा बी। क्या आएगा, बी। का आंसर क्या आया, बी, जीवाणु। कैंकर रोग किससे होता है, जीवाणु से, बिल्कुल राइट। वनस्पति कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? वनस्पति कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा फ्रक्टोज। आपसे पूछ रहे हैं। अब कोशिका भित्ति क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। ये कोशिका है, क्या है, कोशिका। जीवों की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है ना। और पौधों का भी निर्माण क्या कौन करता है, कोशिका करती है। लेकिन मान लो ये कोशिका है पौधों की, इसकी पौधों की, और ये जंतु की। तो जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, भित्ति। लेकिन पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, भित्ति। भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं टेल वॉल। क्या बोलेंगे, टेल वॉल, टेल वॉल बोलेंगे। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक कवरिंग और पाई जाती है, और वो कवरिंग बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसका आंसर आएगा। ग्लूकोज तो हमारा खाने का एक पार्ट है, ये गलत हो जाएगा। सुक्रोज, सुक्रोज भी शक्कर है। फ्रक्टोज, आपसे पूछेंगे फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आंसर क्या दोगे, फ्रक्टोज। फलों में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज। और दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टोज अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टोज अम्ल। ठीक है। और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या बनी होती है, कोशिका भित्ति। आपसे पूछ लेंगे जीवाणु की भित्ति काय की बनी होती है। जीवाणु कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी, काइटिन की। और पौधों की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। ये भी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? क्या पूछा है,
निम्नलिखित में से संयोजक ऊतक नहीं है। क्या पूछा? संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल पेशी। अस्थि मतलब बोन, और इसका मतलब होता है कार्टिलेज, ब्लड, कंकाल पेशी मसल्स। अब बताइए, तो अब यहाँ अपन देख लेते हैं, क्या हड्डी का पूरा ढांचा हमारे शरीर को ऊपर से नीचे तक जोड़ के रखा है? तो बिल्कुल रखा है, तो ये सही हो जाएगा। ये कनेक्टिव टिश्यू है। उपास्थि कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि रक्त हमको ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में फ्लो होता है। ठीक है, अब इसका क्या आया? पेशी। कंकाल पेशी क्या है? संयोजक ऊतक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? डी। मानव शरीर में त्वचा में परत होती है। जल्दी से बताइए, मैं सभी का ये कमेंट पढ़ने के बाद में अब इसका आंसर बताऊंगा। मानव त्वचा में परत होती है 5, 7, 11, 8। जल्दी से बताइए कितनी होती है? मानव शरीर में परत होती है 5, 7, 11, 8। भी बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 5 भी बता रहे हैं, 13 एसएफ कमांडो बता रहे हैं ए, ईश्वर लाल बता रहे हैं 7, परवेज जी बता रहे हैं बी, देसी चौधरी जी भी बता रहे हैं, 13 एसएफ कमांडो ए बता रहे हैं। चलो अभी देख लेते हैं, कोई भी सही आंसर तक नहीं पहुंचा है। आर्मी बॉय विक्की जी पहुंचे हैं सही आंसर पे। इसका आंसर क्या आएगा? 8। जो हमारी त्वचा होती है वो बहुत सारी परतों में होती है। कितनी परतों में होती है? 8। ठीक है, और जो सबसे ऊपर रहती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, सबसे ऊपर की परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे 7 और होती है। टोटल कितनी परत होती है? 8। ठीक है, इसका आंसर गया 8। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, खासकर आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग इसका 5 आंसर भी दे रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। क्या आएगा? 8। पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में जाइलम में से क्या होता है? देखिए, जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। अब देख लेते हैं हम, ये मान लो ये पौधा है, ये जड़ है, ये जड़ है जमीन। अब क्या होगा कि पौधों की पत्तियां क्या बनाया? खाना। पौधों की पत्ती ने क्या बनाया? भोजन। और जमीन में से क्या जाता है? जल। जल और लवण। जो जल और लवण का परिवहन करता है उसको बोलते हैं जाइलम। जो भोजन का परिवहन करता है, किसका? भोजन का, उसको बोलते हैं फ्लोएम। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा है, उसी प्रकार पौधों में क्या है? फ्लोएम और जाइलम। जैसे हमारी धमनी क्या करती है? ब्लड को लेके जाती है, और शिरा वापस लेके आती है हृदय तक। उसी प्रकार जो फ्लोएम है वो भोजन नीचे तक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? नीचे तक। और जो जाइलम है वो जल कहाँ लेके जाएगा? पत्ती तक। जाइलम कहाँ पे लेके जाएगा? पत्ती तक जल लेके जाएगा। तो इसका क्या है आंसर? जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीकरण का वहन। अब जल्दी बताइए, असलम जी बता रहे हैं ए, विजय जी बता रहे हैं, तो इसी बात है, जल और लवण को कौन लेके जाएगा? जाइलम। आपने जाइलम का पूछा है तो जल का वहन बता दीजिए। सही है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जल्दी बताइए मुझे। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन। ये पीडीए बॉय बोल रहे हैं ए। बताइए, बताते जाइए। यादव जी बता रहे हैं ए, दीपू कुमार जी बता रहे हैं ए। चलो अभी देख लेते हैं। शब्द आया है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का पिता किसको बोलते हैं? मेंडल को बोलते हैं। किसको? मेंडल को। अब क्या होता है? अनुवांशिकता की इकाई जो होती है, यहाँ बुनियादी इकाई का पूछा है, फंडामेंटल। फंडामेंटल पूछा है।
फंडामेंटल इकाई इसकी होगी जीन, क्योंकि किसी भी जीव के कैरेक्टर है उसके जीन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अच्छे जीन होंगे तो संतति अच्छी होगी, यदि बुरे जीन होंगे तो संतति क्या होगी, बुरी होगी। तो इसका क्या आया, जीन। कि क्रोमोसोम्स बहुत बड़ी चीज हो गई, क्रोमोसोम्स एक बड़ी इकाई है। अपने से क्या पूछा, छोटी इकाई पूछा है। ठीक है, बोल रहे हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिक को हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी, विभिन्न जीवों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, वो लक्षण जीन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा, जीएम फसल, सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। जो हमारी आजकल की जो फसल होती है उसमें क्या होता है, हमको जो खरपतवार होती है उनको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उर्वरक डालना पड़ता है। और जीएम फसल ऐसी फसल है जिसमें उर्वरक का काम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फसल को मॉडिफाइड कर दिया है। क्या चेंज कर दिया था, उसके जीन चेंज कर दिया। किसी भी संतति की अनुवांशिकता की इकाई क्या होगी, जीन हो। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है अपने को। निम्न में से किसका स्त्राव जिगर से होता है, जिगर पूछा है यानी लीवर पूछा है। लीवर मतलब यकृत, ये एक ही नाम है। निम्न में से किसका स्त्राव जिगर से होता है, ग्लूकोज का, आयोडीन का, कार्टिसोल का, पित्त का। जल्दी बताइए। यादव जी बता रहे हैं डी। लवकुश राजा जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। जय भवानी जी बता रहे हैं डी, नितेश जी बता रहे हैं डी। तो क्या आएगा, जिगर पूछा है, लीवर से पित्त का निर्माण होता है। का निर्माण होता है पित्त, पित्त मतलब बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। अब यह इकट्ठा होता है पित्ताशय में। आपसे पूछेंगे ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में, और बनता कहाँ है, लीवर में। क्या बनता है, पित्त। आयोडीन जो है, आयोडीन आपकी कौन सी ग्रंथि में पाया जाएगा, थायराइड ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि। ग्लूकोज क्या है, भोजन का एक अवयव है। कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल एक हार्मोन है, ये भी अलग हो गया। अपना क्या आया, पित्त। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। क्या पूछा है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, किरेटिन में, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, किरेटिन में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, सुना होगा सबने। तो इसका राइट आंसर यहीं पे क्लियर हो गया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो चीज होती है, प्रोटीन होता है प्लस लोहा होता है। प्रोटीन होती है ग्लोबिन नाम की, ग्लोबिन प्लस हीम, हीम मतलब लोहा, क्या बना, हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा जो होता है रक्त का एक तरल भाग है, रक्त का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा। किरेटिन क्या है, किरेटिन एक प्रोटीन है। आपके नाखून किसके बने होते हैं, किरेटिन के। आपसे पूछ लेंगे नाखून में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, किरेटिन। बाल में भी कौन सा है, किरेटिन। अगला देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछा है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा। अब देखते हैं 80, 20, 25, इनमें से कोई नहीं। आपको लगभग बताना है। कैसे बताना है, लगभग। आप सबको मालूम है N2 जो है 78% है। कितने परसेंट है, 78। इसका आंसर क्या आ जाएगा, विजय जी बता रहे डी, इनमें से कोई नहीं। अपने को लगभग पूछा है। हाँ वैसे ही इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब इनमें से आपको मिल नहीं रहा है तो आप इसका डी बिल्कुल सही गए हो। इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में कितना है, 78। लेकिन रेंज के हिसाब से देखें तो 20 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, अपन 80 तक भी जा सकते थे। लेकिन जब हमको इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यही वाला करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है 78 है। ठीक, तो यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आने वाले टाइम में अभी आपकी एक और क्लास है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद में वापस लौट के आइए।
10 बजे से एक क्लास और आपको मिलेगी। अभी हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, अपना ख्याल रखना, कल अपन इसी समय मिलेंगे।